Namaste, investors. This is Dhruv Bajaj from SmartSync Services. We recently visited at an event in Mumbai organized by Go India Advisors, जहाँ पे वो लोग ने काफी सारी इंटरेस्टिंग स्मॉल कैप कंपनीज के प्रमोटर्स और मैनेजमेंट टीम को बुलाया था। एंड वहाँ पे हम जैसे एनालिस्ट को उनसे डायरेक्टली क्वेश्चनिंग करने का चांस मिला था। काफी इंटरेस्टिंग इवेंट था, उसमें हमको काफी इंटरेस्टिंग कंपनी से मिलने मिली। उसमें से दो इंटरेस्टिंग कंपनी जो हमको काफी अच्छी लगी वो थी GHCL टेक्सटाइल्स एंड देव प्लास्टिक। So in this video, we will discuss about them and हमको क्या मैनेजमेंट से की insights मिली about the business going forward. So the first key company that we visited was देव प्लास्टिक। तो हमने देव प्लास्टिक के बारे में एक वीडियो लगभग 2 साल पहले बनाया था, जहाँ पे हमने डिस्कस करा था कि हमें क्यों ये आइडिया इंटरेस्टिंग लगता है। एंड ऑल्दो ये शेयर में काफी ज्यादा रनअप आ चुका है, बट स्टिल वी बिलीव कि कंपनी काफी इंटरेस्टिंग वर्क कर रही है। सो फॉर दोज हु डोंट नो देव प्लास्टिक एक्चुअली करता क्या है। सो देव प्लास्टिक इज अ कंपाउंड मैन्युफैक्चरर्स। अब ये जो कंपाउंड बनाता है उसका एप्लीकेशन होता है इन केबल्स एंड वायर वाली इंडस्ट्री में। इनके 5 की प्रोडक्ट लाइन है। एक तो है एंटी फैब, दैट इज मास्टर बैचेस, जिसमें बहुत इनके कम मार्जिन आते हैं। सिमिलरली इनका अदर की प्रोडक्ट लाइन वॉज PVC कंपाउंड, विच इज अगेन लोअर मार्जिन बिजनेस। एंड जब हमने प्रेजेंट करा था तब मेजोरिटी ऑफ इनके जो रेवेन्यूज आते थे वो ये दो प्रोडक्ट से ही आते थे। बट नाउ द मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यूज कम फ्रॉम XLPE कंपाउंड्स, जिसका एप्लीकेशन होता है इन सोलार केबल्स। एंड इसमें ये लोग वन ऑफ द मार्केट लीडर्स है इंडिया में। एंड ये जो प्रोडक्ट है ये पर्टिकुलरली इसके मार्जिन आर मच हायर। एंड ये लोग अभी एक नए प्रोडक्ट लाइन में भी वेंचर कर रहे हैं, विच इज HFFR, दैट इज हैलोजन फ्री फ्लेम रिटार्डेंट। अब इसका एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये काफी एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है वर्सेस अदर कंपाउंड्स। एंड काफी गवर्नमेंट्स जो है स्पेशली यूरोपियन नेशंस में वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि HFFR कंपाउंड को हम कंपलसरी कर देंगे इन वायर्स एंड केबल्स। सो इसमें भी आगे काफी इंटरेस्टिंग रनवे बन सकता है। अब अगर हम इनका लास्ट 3-4 साल का परफॉर्मेंस देखें तो इट हैज बीन वेरी गुड। इनफैक्ट कंपनी ने लास्ट 5 साल में अपने प्रॉफिट 6x करे आफ्टर इस डीमर्जर। एंड अगर हम इनके मार्जिन प्रोफाइल भी देखेंगे तो इनके मार्जिन हैव रिजन फ्रॉम अराउंड 5 to 6% बिफोर डीमर्जर टू अराउंड 10 to 12% नाउ। एंड ये मार्जिन का जंप बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रहा है, बिकॉज डिस्पाइट इनके रेवेन्यूज लास्ट 1-1.5 साल में स्टेबल रहे, बट स्टिल मार्जिन हैव इंक्रीज्ड एबनॉर्मली। एंड इसका मेजर जो रीजन जाता है दैट इज अगेन इनके जो न्यूअर कंपाउंड है लाइक XLP कंपाउंड एंड अभी जो आगे जाके HFFR कंपाउंड आएगा, उसकी वजह से इनके ओवरऑल मार्जिन में काफी अच्छा बम्प आ रहे हैं। अब ये कंपनी काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस तो कर ही रही है, नो डाउट, बट इसके फ्यू की टेलविंड्स हमें दिख रहे हैं विजिबली। एक तो ये है कि इनका जो एप्लीकेशन है दैट इज अगेन इन पावर एंड केबल सेगमेंट। एंड बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना अच्छा पुश आ रहा है गवर्नमेंट का, तो नेचुरली ये इंडस्ट्री काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। एंड अगर पावर एंड केबल इंडस्ट्री के वॉल्यूम्स बढ़ेगी तो नेचुरली जो कंपाउंड मैन्युफैक्चरर होगा दैट इज देव प्लास्टिक, वो भी बेनिफिट करेगा। एंड जैसे हमने पहले देखा इसके मार्जिन जो इंप्रूवमेंट आ रहा है सिग्निफिकेंटली, दैट इज कमिंग फ्रॉम एडिशन ऑफ वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स, जैसे XLP कंपाउंड्स हो गया एंड आगे जाके HFFR कंपाउंड्स हो गए, जिसकी वजह से ऑल इनके रेवेन्यूज इतने अच्छे पेस में नहीं ग्रो कर रहे, बट मार्जिन आर इंक्रीजिंग एबनॉर्मली। एंड ये लोग ने अभी अपने रिसेंट कॉन कॉल में काफी अच्छे स्ट्रेटेजिक एक्सपांशन प्लान भी बताए थे, जहाँ पे ये लोग अराउंड 300 करोड़ का केपेक्स टारगेट कर रहे हैं इन द कमिंग 2 to 3 years। एंड अगेन द बिजनेस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ काफी अच्छी है, बैलेंस शीट में कुछ मेजर डेट नहीं है, एंड वर्किंग कैपिटल साइकिल भी काफी कम है, जिसकी वजह से इनके ओवरऑल ROCs आर अगेन वेरी है। अब इसमें बेस्ट पार्ट अगेन ये है कि ऑल्दो बाकी सारे जो भी पावर एंड केबल मैन्युफैक्चरर्स है, चाहे हेवेल्स हो जाए, KEI हो जाए, या फिर RR केबल हो जाए, सब ऑल्दो वॉल्यूम्स के हिसाब से तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे ही रहे, बट मार्केट ने मेजोरिटी ऑफ द मूव फैक्टर इन कर लिया है इन द फॉर्म ऑफ हाई वैल्यूएशन मल्टीपल्स। काफी सारी कंपनीज इस इंडस्ट्री में 60 to 70 के पी पे ट्रेड कर रही है, वेरस ये जो कंपनी है ये कैंसिलरी है टू पावर एंड केबल इंडस्ट्रीज। एंड ये बिजनेस अराउंड 20 to 25 के पी पे अवेलेबल है। नाउ अगेन वी आर नॉट सेइंग कि ये चीप है बाय एनी मींस, बिकॉज प्रीवियसली ये और भी सस्ते मल्टीपल में मिलता था, बट अगेन इट लुक्स लाइक अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉक्सी टू पावर एंड केबल इंडस्ट्री। एंड अगर हम इनकी एंड यूजर इंडस्ट्री देखें तो चाहे पावर हो, ऑयल एंड गैस हो, कंस्ट्रक्शन हो, IT पार्क्स हो, रियल एस्टेट हो, टेलीकॉम हो, रेलवेज हो, या सोलार हो, या डेटा सेंटर हो, सब में बहुत स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स है अगले 3-4 साल में स्पेशली। सो नेचुरली जो एंसिलरी होगा वो भी काफी बेनिफिट करेगा इससे। एंड इसलिए मैनेजमेंट ने ये इंडिकेट करा है कि ये लोग टारगेट कर रहे हैं अगले 5 years में 15% से इनकी सेल्स ग्रोथ होगी।
एंड नेचुरली इनके मार्जिन भी काफी स्टेबल रहेंगे, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड इनके जो की प्लान्स है करेंटली, वो एक तो ये है कि ये लोग कैपेसिटी एडिशन करने वाले, न्यू ज्योग्राफीज में एंटर करने वाले, एंड नए प्रोडक्ट लॉन्चेस करने वाले हैं, जैसे HFFR केबल्स, दैट इज कंपाउंड। अब इसके जो की कंपटीटिव एडवांटेजेस मेरे को शॉर्ट में बताना हो, तो एक तो ये है कि ये लोग इंडिया में लार्जेस्ट पॉलीमर मतलब कंपाउंड मैन्युफैक्चरर्स हैं, सो इनके मार्केट में पोजिशनिंग इज वेरी गुड। अब इनके पास एक लोकेशनल एडवांटेजेस भी है, वेरिन इनके जो दो की प्लांट्स है, वो एक तो दादरा नगर हवेली जो अपन का वेस्ट कोस्ट हो गया उधर अवेलेबल है, एंड एक इनका वेस्ट बंगाल का जो पोर्ट है या जो कोस्ट है उसके नियर इनका प्लांट है। एंड सिंस ये लोग एक्सपोर्ट काफी करते हैं, सो नेचुरली पोर्ट के पास अगर ये लोग के प्लांट्स हो गए तो इनको एक्सपोर्ट करने में काफी ज्यादा इजियर रहेगा, एंड इनको रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी भी काफी इजीली मिल जाती है पोर्ट के पास। एंड इनका जो की थिंग जो मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगती है वो ये है कि ये लोग R&D साइड पे काफी ज्यादा फोकस दिखाते हैं। जब ये लोग ने 2017 में बिजनेस और ज्यादा स्केल करना स्टार्ट करा था, तब ये लोग अराउंड 66 टू 72 केवी की जो केबल्स या होती है उसको बेसिकली जो कंपाउंड रिक्वायर्ड होते थे वो सप्लाई करते थे। एंड अभी 2024 में ये लोग 132 केवी की जो केबल्स होती है उसमें भी अपने कंपाउंड सप्लाई कर पा रहे हैं। एंड आगे जाके इनका टारगेट ये है कि 220 केवी की जो केबल्स होगी उसमें भी इनके कंपाउंड्स का एप्लीकेशन आ सकते हैं। एंड अनदर इंटरेस्टिंग थिंग इज जो XLP कंपाउंड है जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस करा था, वो पहले खाली इंपोर्ट होता था, बट ये लोग ने वो चीज इंडिजिनियसली डेवलप करी एंड उधर से बहुत मेजर मार्केट शेयर भी ग्रैब करा। सो अगेन दैट शोज इनका R&D पे कितना अच्छा फोकस रहता है। एंड अगर इनकी क्लाइंटल दिखेगी तो दैट भी काफी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज चाहे RR केबल हो जाए, KEI वायर्स हो जाए, पॉलीकैब हो जाए, हेवल्स हो जाए, जो भी मेजर पावर एंड केबल साइड पे प्लेयर्स है इंडिया में, वो सब इनके की कस्टमर्स हैं। एंड सिंस जैसे मैंने पहले बात करा, इनका जो मेजर ROC का जो बम्प आता है, दैट इज इनके ROC जो बहुत अच्छे दिखते हैं, दैट इज प्राइमरली बिकॉज ये लोग अपना वर्किंग कैपिटल काफी अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। एंड ये आज की बात नहीं है, कंपनी लास्ट 10-20 ईयर से अपनी जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है, स्पेशली इन्वेंट्रीज जो है, उसको काफी अच्छे से मेंटेन करती है। एंड उसका जो रेंज रहता है दैट इज अराउंड 20 to 40 days, इसलिए इनके ओवरऑल ROCs काफी अच्छे रहते हैं। बट ये तो ओवरऑल बिजनेस के बारे में बात हो गई। एंड सिंस अभी रिसेंटली वेंचरा ने काफी इंटरेस्टिंग कवरेज रिपोर्ट निकाली थी जहाँ पे ये लोग टारगेट दे रहे हैं कि 600 रुपीज तक टच हो सकता है। नो ऑल्दो वी डोंट बिलीव कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, दैट वी डोंट नो। बट उसमें जो इनका रिपोर्ट था उसमें इन्होंने काफी इंटरेस्टिंग पॉइंटर्स डाले थे, जिसमें से एक तो यही है कि इन लोग के काफी अच्छे ग्रोथ ड्राइवर्स है, जैसे कि जो HFFR जो कंपाउंड है जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस करा था, उसका मार्केट अराउंड 7 टाइम्स से ग्रो करने वाला है इन द कमिंग फ्यू इयर्स। एंड एक्चुअली सिंस इसमें खाली करंटली दो की प्लेयर्स है इंडिया में, सो देव प्लास्टिक को बेनिफिट काफी अच्छा हो गई। एंड सिंस इनका प्रोडक्ट मिक्स थोड़ा वैल्यूएडिशन साइड पे ज्यादा जा रहा है, तो ओवरऑल इनके मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट आने के चांसेस ज्यादा है। एंड न्यू ट्रेंड्स भी काफी फेवरेबल है इनके लिए, जैसे कि XLP कंपाउंड्स का भी एप्लीकेशन काफी ज्यादा बढ़ने वाला है, एंड सिमिलरली HFFR कंपाउंड्स का भी एप्लीकेशन काफी बढ़ेगा। एंड अगेन दिस एक्ट्स एज अ प्रॉक्सी टू पावर एंड केबल इंडस्ट्री जो काफी हाईली वैल्यूड है। अब हमने मैनेजमेंट मीट से काफी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स निकाले। सो जब हमने ये वीडियो निकाली थी 2 साल पहले रिगार्डिंग देव प्लास्टिक, तो हमारा एक जो की कंसर्न था वो ये था कि ये जो डीमर्जर था इनका, वो काफी पेक्यूलर था इन नेचर। सो पास्ट में बेसिकली हिस्ट्री ये थी कि इनका कल्पना इंडस्ट्रीज करके एक कंपनी थी, जिसमें से दो की इनके पार्ट्स थे। एक तो इनका रीप्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग बिजनेस का काम था, दूसरा इनका पॉलीमर कंपाउंड का काम था। अब ये लोग ने क्या करा कि सिंस इनको दो अलग अलग एंटिटी बनानी थी फोकस टूवर्ड्स इंडिविजुअल सेगमेंट्स, तो ये लोग ने अपना जो पॉलीमर कंपाउंड वाला बिजनेस था वो ये लोग ने डीमर्ज कर दिया इनटू सेपरेट एंटिटी। बट इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि सिंस इनका 90 to 95% ऑफ देयर ओवरऑल रेवेन्यूज खाली पॉलीमर कंपाउंडिंग वाले बिजनेस से आते थे, सो उसका डीमर्जर करना थोड़ा वियर्ड था, बिकॉज जनरली आप डीमर्जर तब करते हो जब आपका कोई छोटा बिजनेस को मार्केट इतना अच्छा वैल्यूएशन मल्टीपल नहीं देता, तो आप उसको अलग से लिस्ट करते हो। बट इन दिस केस ये लोग ने अपना 95% ऑफ द बिजनेस अलग बिजनेस में डाल दिया था। एंड अनदर की पार्ट हियर वाज कि सिंस कल्पना इंडस्ट्रीज का खुद का ब्रांड वैल्यू काफी अच्छा था, तो अगर आप अपने मेजर बिजनेस को देव प्लास्टिक के अंदर ट्रांसफर कर दे रहे हो, तो नेचुरली आप अपना जो ब्रांड है वो डाइल्यूट भी कर रहे हो, बिकॉज काफी लोग देव प्लास्टिक को नहीं जानेंगे बट कल्पना इंडस्ट्रीज को जानेंगे। एंड इसलिए ये लोग थोड़े साल के लिए स्पेशली लास्ट 2-3 इयर्स में कल्पना इंडस्ट्रीज का ही ट्रेडमार्क यूज कर रहे थे, जिसके लिए लोग कुछ 10 to 15 करोड़ की रॉयल्टी पेमेंट या जो ट्रेडमार्क यूज करने की जो पेमेंट्स होती थी वो भी करते थे कल्पना इंडस्ट्रीज को। सो मेरे को पहले ये एक बहुत मेजर रेड फ्लैग लगता था कि क्यों आपने अपना एक मेजर बिजनेस अलग से डीमर्ज कर दिया एंड अलग से ब्रांड में डाल दिया।
बट देन मैनेजमेंट ने काफी इंटरेस्टिंग चीज हमें समझाई। वो ये थी कि बिकॉज कल्पना इंडस्ट्रीज इज इन्वॉल्व इनटू रिसाइकलिंग बिजनेस, जो अभी एग्जिस्टिंग जो बिजनेस है कल्पना इंडस्ट्रीज का, एंड सिंस वो जो रिसाइकलिंग वाला जो काम था उसमें ये लोगों को कुछ स्पेशल लाइसेंस मिले थे फ्रॉम गवर्नमेंट, एंड अगर ये लोग वो बिजनेस को अलग बिजनेस में ट्रांसफर करते तो वो लोग लाइसेंस लूज कर देते, बिकॉज अल्टीमेटली जो रिसाइकलिंग का जो लाइसेंस था वो कल्पना इंडस्ट्रीज को दिया गया था, देव प्लास्टिक्स को नहीं दिया गया था। इससे नेचुरली इन लोगों को अगर डीमर्ज करना था तो इनको जो अपना पॉलीमर कंपाउंड वाला बिजनेस था वही डीमर्ज करना पड़ता, एंड इसकी वजह से ये बिजनेस थोड़ा जो डीमर्जर करा था वो थोड़ा पेक्युलर इन नेचर था, बट उसका लॉजिक थोड़ा क्लियर था जो हमें एज अ इन्वेस्टर में भी स्टार्टिंग में इतना समझ में नहीं आया था, ये एटलीस्ट मेरे को थोड़ा कम समझ में आया था। सो दैट सेंस एक काफी अच्छी क्लैरिटी मिली थी। अब सेकंड की इंटरेस्टिंग इंसाइट जो मेरे को एक तो मैनेजमेंट की कॉन कॉल से भी मिला था एंड उनसे बात करके भी मिला कि ये है कि अभी जो पॉलीमर्स है वो जनरली हम लोग सिंथेटिक यूज कर रहे हैं, बट आगे जाके चांसेस ये है कि वो थोड़े रिसाइकल्ड पॉलीमर्स के बारे में भी गवर्नमेंट कुछ मैंडेट ला सकते हैं। जैसे अभी करंटली टायर्स में गवर्नमेंट ने मैंडेट लाया कि अराउंड 1% ऑफ जो टायर्स होता है आपका उसका कंजम्पशन कुछ रिसाइकल्ड प्रोडक्ट से होना चाहिए, एंड अगर आप रिसाइकल्ड रबर नहीं यूज कर रहे हो तो आपको ईपीआर क्रेडिट्स देने पड़ेंगे। सिमिलरली मैनेजमेंट बिलीव्स कि ये चीज वायर्स इंडस्ट्री में भी प्ले आउट कर सकता है आगे जाके, जहाँ पे गवर्नमेंट जो पॉलीमर्स वाले जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको मैंडेट डालेंगे कि आपको थोड़ा बहुत रिसाइकल्ड प्रोडक्ट भी लेना पड़ेगा, एंड अगर वो रिसाइकलिंग वाला इनिशिएटिव गवर्नमेंट डालती है फॉर पॉलीमर प्लेयर्स तो नेचुरली कंपनीज लाइक कल्पना इंडस्ट्रीज जिनके पास बहुत इंटरेस्टिंग लाइसेंस है जहाँ पे ये लोग अपसाइकलिंग करते हैं ऑफ रिसाइकल प्रोडक्ट्स जो पॉलीमर में यूज होते हैं, तो अगर कोई भी रिसाइकलिंग पॉलिसी आती है इन दैट साइड तो नेचुरली कल्पना इंडस्ट्री जिसका भी करंटली टर्नओवर बहुत ज्यादा छोटा है, करंटली लॉस मेकिंग बिजनेस है, वो ये टेलविंड से काफी ज्यादा बेनिफिट कर सकते हैं ना। अगेन ये कब टेलविंड क्लिक होगा ये किसी को भी आइडिया नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट के मैंडेट पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट है कि ये चीज पॉलिसी में प्ले आउट करेगी या नहीं करेगी। बट इससे मेरे को एक और चीज इंटरेस्टिंग ये लगी कि बिकॉज प्रमोटर ग्रुप की एक बहुत छोटी कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है जिसमें काफी इंटरेस्टिंग टेलविंड आ सकता है आगे जाके, सो उसको हमें ट्रैक करना चाहिए। मे बी आज कुछ मेजर डेवलपमेंट नहीं आएगा बट आगे जाके एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आ सकता है जिससे अगेन वैल्यू क्रिएशन हो सकता है फॉर द शेयर होल्डर्स। एंड लास्ट इंटरेस्टिंग थिंग वॉज कि इनके लास्ट 1-1.5 साल में सडनली बहुत मेजर मार्जिन में बम्प आए, जो हम देख सकते हैं कि 6% से 10 to 12% हो गए, एंड इनफैक्ट अगर हम लास्ट क्वार्टर देखेंगे तो अराउंड 14% के इनने एबिटा टच करे थे। सो काफी इन्वेस्टर्स को ये डाउट था कि ये मार्जिन सस्टेनेबल है या नहीं है एंड आगे हमें कैसे देखना चाहिए। सो मैनेजमेंट ने हमें ये समझाया कि आप मार्जिन को परसेंटेज टर्म में नहीं देख सकते, बिकॉज इनके जो मार्जिन होते हैं वो एबिटा पर टन की बेसिस में होते हैं, वेर इन ये लोग ऐसा ट्राई करते हैं कि ये लोग 1 टन जो भी ये लोग कंपाउंड बेचते हैं उसमें एक फिक्स्ड एबिटा कमाने की ट्राई करें। सो नेचुरली अगर आपके सेल्स प्राइस बढ़ेगा कोई भी प्रोडक्ट का तो आपके जो एबिटा परसेंटेज होंगे वो गिरेंगे, बिकॉज अगर आपका सेल्स प्राइस बढ़ रहा है बट आपका एबिटा कांस्टेंट है तो अल्टीमेटली आपके मार्जिन गिरेंगे, एंड एट द सेम टाइम अगर आपके सेल्स प्राइस जो है उसकी रिलेशन गिर रही है बट सिंस आप लोग एबिटा कांस्टेंट रखते हो तो अल्टीमेटली आपके मार्जिन बढ़ जाएंगे। एंड लास्ट 1 साल में यही हुआ है जहाँ पे मैनेजमेंट समझाई कि इनके जो सेल्स प्राइस थे वो इतने मेजर वे में बढ़े नहीं, इनफैक्ट थोड़े कम हुए थे, तो नेचुरली इनकी जो रिवेन्यू ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा स्टैटिक दिख रही है, बहुत ज्यादा स्टेबल दिख रही है, बट सिंस ये लोग एबिटा पर टन तो बना ही रहे एंड इनके वॉल्यूम्स में ग्रोथ आ ही रहे तो इसलिए इनके जो ओवरऑल एबिटा परसेंटेज था वो बढ़ा है। तो आगे जाके हमको की थिंग ये फोकस में रखनी है कि ये लोग एबिटा पर टन कैसा कमा रहे हैं, ना कि ये लोग एबिटा परसेंटेज कितना कमा रहे हैं, बिकॉज अगर अगले साल जाके सपोज ये लोग की सेल्स ग्रोथ आने लग जाती है एंड रियलाइजेशन जो इनकी है वो इंक्रीज होती है सो देर आर चांसेस कि इनके एबिटा परसेंटेज टर्म्स में गिरेंगे, तो हमें उसे रेड फ्लैग नहीं देखना, हमको उसको थोड़ा होलिस्टिक वे में देखना है। एंड अनदर इंटरेस्टिंग थिंग जो इन लोगों ने कॉन कॉल में बताई थी अपनी वो ये थी कि इनकी जो इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ते हैं या कम होते हैं वो ये लोग पास कर देते हैं, सो अल्टीमेटली इनकी जो ओवरऑल एबिटा रहेगी वो काफी ज्यादा स्टेबल रहेगी, एंड ऐसे जो प्राइसिंग पावर वाले जो बिजनेसेस होते हैं वो काफी ज्यादा रेयर होते हैं इंडिया में स्पेशली, सो इन दैट सेंस ये बिजनेस काफी इंटरेस्टिंग है। अब हमारी स्मार्ट सिंह की क्या कमेंट्री है रिगार्डिंग दिस बिजनेस। सो वी बिलीव की वैल्यूएशंस आर फेयर, नॉट चीप एंड नॉट एक्सपेंसिव ईदर, एंड आगे जाके जो भी इसमें वैल्यू क्रिएशन होगा वो एक तो इनकी जो वॉल्यूम जो ग्रोथ होगी उससे आएगा एंड जो पी री रेटिंग होगा, बिकॉज अगेन अगर हम देखें मार्केट तो काफी ज्यादा बुलिश फेज में चल ही रहा है एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट कि आगे जाके वैल्यूएशन री रेटिंग होगी या नहीं होगी। बट अगर हम इसको पावर सेक्टर का एंसिलरी देखते हैं एंड अगर पावर सेक्टर की केबल स्पेशली जो कंपनीज है
वो इतने हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, सो देयर माइट बी अ केस गोइंग फॉरवर्ड कि इसका थोड़ा वैल्यूएशन मल्टीपल जो है वो मे बी अब थोड़ा जा सकते हैं। बट अ वर्ड ऑफ कॉशन, जब हमने ये कंपनी प्रेजेंट करी थी तब इसका शेयर प्राइस अराउंड 80 रुपीज का था। एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर इसका जो प्राइस टू सेल्स था दैट वाज बिलो 0.5। दैट इज तब ये आई गेस इसका जो मार्केट कैप था दैट वाज ओनली 800 करोड़, वाइल ये लोग सेल्स खाली 2000 करोड़ की करते थे। एंड उसका एक रीजन था, वो ये था कि इनके जो मार्जिन थे वो तब खाली 5 to 6% के थे। एंड नाउ नेचुरली बिकॉज अगेन एक तो बुल मार्केट काफी अच्छे से प्ले आउट करी भी है, बट एट द सेम टाइम सिंस इनके मार्जिन 5% से 10 to 12% हो गए, सो अल्टीमेटली इनका जो प्राइस टू सेल्स मल्टीपल था वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज करा है फ्रॉम 0.5 to 1.6। सो अगेन दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि ये बिजनेस कहीं से भी बहुत चीप नहीं है, बिकॉज पास्ट में काफी चीप वैल्यूएशंस में ट्रेड कर चुका है। बट दैट डजंट मीन कि आगे जाके अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। बट जो मेजर अपसाइड था, जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी था, वो वी बिलीव कि अब उतना अच्छा नहीं अवेलेबल है। इन अनदर इंटरेस्टिंग लर्निंग किसी भी इन्वेस्टर के लिए ये हो सकती है कि ऐसी जो कंपनीज होती है जो काफी कम प्राइस टू सेल्स मेट्रिक पे ट्रेड करती है, उसमें अगर हल्का सा भी मार्जिन में इंप्रूवमेंट आती है तो वैल्यूएशन में बहुत अच्छा ग्रोथ आ सकता है, बिकॉज अगेन ऑपरेशनल लेवरेज प्ले आउट होगा उधर। एंड एक की लर्निंग कोई भी इन्वेस्टर के लिए ये होनी चाहिए कि कोई भी कंपनी अगर अपनी फर्स्ट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन या फिर फर्स्ट कॉन कॉल कर रही है, सो वैसी कंपनी में अपन को बहुत डिस्टिंक्टली फोकस करना चाहिए एंड बहुत क्विकली एक्शन भी लेना चाहिए। अगर हम देव प्लास्टिक की बात करें तो जब इसका डीमर्जर हुआ था तो उसके बाद अराउंड अगस्त 2022 के टाइम में इन लोगों ने अपना फर्स्ट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन निकाला था, बहुत डिटेल प्रेजेंटेशन भी था। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम ये स्टॉक खाली 50 रुपीज पे ट्रेड कर रहा था। एंड अगर हमने ये पर्टिकुलर मूव मिस कर दिया था देन इवन देन जब ये शेयर अराउंड 200 रुपीज पर ट्रेड करा था तब मैनेजमेंट ने अपना फर्स्ट मेड इन कॉन कॉल करा था, जहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से काफी चीजें एक्सप्लेन करी थी रिगार्डिंग देयर बिजनेस। एंड उसके बाद से भी अगर देखें तो वो शेयर प्राइस 200 रुपीज से 380 रुपीज पर गया है ना। अगेन ये हर बार नहीं होगा, बट द आइडिया हियर इज कि जब भी कोई भी कंपनी अपना फर्स्ट कॉन कॉल या अपना फर्स्ट पीपीटी निकालती है, सो मार्केट पार्टिसिपेंट्स उसको बहुत क्विकली नोटिस पे लेते हैं एंड काफी मार्केट इन्वेस्टर्स उसमें फिर इन्वेस्ट करने की ट्राई करते हैं, स्पेशली अगर वो बिजनेस काफी कंपटीटिव एडवांटेजेस पोजिशन में है। सो अगेन द आइडिया हियर इज टू फोकस ऑन दोस कंपनीज जो अपना फर्स्ट इन्वेस्टर पीपीटी या फिर फर्स्ट अपना कॉन कॉल निकालते हैं। एंड दैट वाज अबाउट देव प्लास्टिक। अब जो सेकंड इंटरेस्टिंग कंपनी जो हमने विजिट करी थी वो थी जीएचसीएल टेक्सटाइल। अब ये भी एक डीमर्जर प्ले था जहाँ पे पहले एक कंसोलिडेटेड एंटिटी थी कॉल्ड जीएचसीएल लिमिटेड, जिसमें दो की सेगमेंट्स थे। एक तो था इनऑर्गेनिक केमिकल्स का एंड दूसरा था टेक्सटाइल्स का। एंड मैनेजमेंट रियलाइज कि सिंस हमको एज अ कंसोलिडेटेड बिजनेस इतना अच्छा वैल्यूएशन मल्टीपल मार्केट नहीं दे रहा, सो दे डिसाइडेड टू डीमर्ज द टेक्सटाइल्स बिजनेस इनटू अ सेपरेट एंटिटी। सो जो इनका की स्पिनिंग वाला जो बिजनेस था जिसमें ये लोग ज्ञान बनाते थे, ये लोग ने वो अलग से डीमर्ज कर दिया था इनटू जीएचसीएल टेक्सटाइल्स लिमिटेड। एंड इनका जो होम टेक्सटाइल का डिवीजन था वो इन लोग ने अल्टीमेटली इंडो अकाउंट करके एक लिस्टेड कंपनी है उसको सेल कर दिया था, बिकॉज दे बिलीव कि इनकी एक कोर कॉम्पिटेंसी नहीं थी। अब इसमें क्या चीज इंटरेस्टिंग प्ले आउट कर रही है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, स्पेशली जो कॉटन यान वाली जो इंडस्ट्री है, वो थोड़ा हेडविंड्स के थ्रू जा रही है। अगर हम इसका चार्ट देखते हैं तो वी कैन सी कि जो कॉटन यान एंड कॉटन प्राइस का जो स्प्रेड है, बेसिकली आपका जो सेलिंग प्राइस माइनस जो आपका कॉस्ट प्राइस है, उसे हम स्प्रेड कहते हैं। सो जो कॉटन यान का जो स्प्रेड है वो लास्ट 2-3 साल में काफी गिरा है। स्पेशली अगर हम FY22 देखिए तो उसके बाद से ये कॉटन यान का स्प्रेड काफी ज्यादा गिर गया है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल इंडस्ट्री है उसके मार्जिन में काफी ज्यादा हिट आया है। अब ये जो कॉटन यान का जो स्प्रेड है वो टू रीजन से हिट हुआ है। फर्स्ट रीजन इज कि आपके जो कॉटन के जो प्राइसेस थे वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुए थे लास्ट 1-2 साल में। एंड अनदर की पार्ट हियर इज टू नोट कि एक तो कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ गया था नो डाउट, बट जो डिमांड साइड थी उसमें काफी मेजर हिट आ गया था। एंड सिंस अगर डिमांड में आपका मेजर हिट आएगा तो नेचुरली जो आपकी प्राइसिंग होगी प्रोडक्ट की वो गिरेगी। अगर आपकी कॉटन के प्राइस दैट इज आपकी रॉ मटेरियल वो बढ़ रहा है और आपकी जो प्राइसिंग है वो गिर रही है, तो अपने आप आपके जो ज्ञान के जो स्प्रेड होगे वो कम हो जाएंगे। एंड वही ये इंडस्ट्री ने फेस करा है लास्ट 2-3 ईयर्स में। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे तो सेम चीज प्ले आउट करी इनके केस में, वेर इन ऑल्दो इनके रेवेन्यूज तो फिर भी ग्रो करते रहे लास्ट थोड़े साल में, बट इनके मार्जिन में बहुत मेजर हिट आया है। एंड ऑल्दो FY22 वाज एन एबनॉर्मल ईयर फॉर द एंटायर इंडस्ट्री, बट अगर हम FY22 के पहले की भी मार्जिन देखिए, सो दे यूज्ड टू मेंटेन अराउंड 15 to 17% ऑफ EBITDA मार्जिन, एंड अब वो सेम मार्जिन अराउंड 7 to 8% पे आ गए। सो इट शोर्स कि ये इंडस्ट्री थोड़ा पेसिमिज्म के थ्रू जा रही है।
एंड दैट्स व्हाई वी फील कि ये काफी इंटरेस्टिंग टाइम है ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, स्पेशली जीएचसीएल टेक्सटाइल को देखने का। अब हमको क्यों जीएचसीएल टेक्सटाइल थोड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी लगती है? फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज कि ये काफी एफिशिएंट प्लेयर है। इनका जो रेवेन्यू मिक्स है उसमें से 48% इनके रेवेन्यूज आते हैं दैट कम्स फ्रॉम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, जिसमें अगेन आपके जो मार्जिन हो गए वो कंपेरेटिवली हायर हो गए वर्सेज इंडस्ट्री। एंड सिंस ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है, सो नेचुरली इसका डिमांड में इतना ज्यादा मेजर इफेक्ट नहीं आएगा अगर इंडस्ट्री भी डाउनटर्न में जाएगी, बिकॉज इसकी जो डिमांड होगी या जो प्राइसिंग होगी वो थोड़ी इनफ्लेक्सिबल होगी। तो नेचुरली जितना आपका रेवेन्यूज वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से आएगा उतना आपके मार्जिन भी बेटर रहेंगे एंड आपका डिमांड सिनेरियो भी बेटर रहेगा। एंड दैट इज वाई जीएचसीएल टेक्सटाइल्स इन एन एक्सेप्शन, जिसके अभी करंटली जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है दैट इज क्लोज टू 98%। मतलब ऑल्दो आपकी इंडस्ट्री काफी पुअर हेडविंड्स के थ्रू जा रही है, बट स्टिल आपके जो ओवरऑल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है दैट इज अराउंड 98%। एंड इसके भी काफी सारे इंटरेस्टिंग रीजंस है। एक तो मैंने जैसे डिस्कस करे कि ये लोग वैल्यूडेड प्रोडक्ट्स टारगेट करते हैं। एंड अनदर की थिंग इज कि बिकॉज इन लोगों के पास्ट में काफी अच्छा एक्सपीरियंस रह चुका है, सो ये लोग जो कॉटन को जो अक्यूमुलेट करते हैं, जब इनको बाय करना है, कैसे इन लोगों को कस्टमर्स को अप्रोच करना है, वो सब में काफी अच्छा इनके पास एक्सपीरियंस अवेलेबल है। सो इसकी वजह से ये लोग अगेन जो कॉटन एंड स्प्रेड है जीएचसी टेक्सटाइल्स का इंडस्ट्री से काफी बेटर होगा एज पर आर असेसमेंट। एंड जैसे हमने बात करी ये लोग ऑपरेशनल एफिशिएंसी में काफी ज्यादा फोकस करते हैं। सो सिंस ये कमोडिटी प्रोडक्ट है एंड कमोडिटी प्रोडक्ट भी आपको कोई कंपटीटिव एडवांटेज बनाना है, सो एक की कंपटीटिव एडवांटेज आपका तभी आ सकता है जब आपका जो कॉस्ट बेस है वो कम हो। इसलिए अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो मेजर एक कॉस्ट होता है दैट इज पावर कॉस्ट। अब जीएचसीएल टेक्सटाइल अपने पावर कॉस्ट को कम इसलिए कर पाती है बिकॉज वो लोग सोलार एंड जो भी विंड या फिर जो भी ग्रीन एनर्जी बेसिकली होते हैं उसमें काफी ज्यादा स्पेंडिंग करती है, जिससे इनका 85% ऑफ द ओवरऑल पावर रिक्वायरमेंट्स इन हाउस आ जाते हैं। सो नेचुरली अगर आपके पावर कॉस्ट कम हो गए तो आपके मार्जिन भी ओवरऑल इंप्रूव होने ही है। सो इनका मेरे को इस सेंस में ऑपरेशनल एफिशिएंसी काफी इंटरेस्टिंग लगी। एंड बिजनेस में आगे काफी इंटरेस्टिंग ग्रोथ ड्राइवर्स भी है। एक तो ये लोग अपनी स्पिंडल कैपेसिटी आगे काफी ज्यादा इंक्रीज करने वाले हैं एंड ये लोग आगे अभी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं। सो टिल नाउ इन लोग का जो मेजर फोकस था दैट वाज सोनली ऑन यार्न्स, बट आगे ये लोग यार्न से फैब्रिक्स में भी फोकस करने वाले हैं एंड फैब्रिक्स में इनके मार्जिन्स विल बी हायर बिकॉज ऑफ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन वाला इनिशिएटिव है। सो मैनेजमेंट ने बेसिकली ये गाइडेंस दी है कि अगले 3 से 5 साल में बाय 2030 इनके जो रेवेन्यूज होंगे वो डबल हो जाएंगे फ्रॉम 1000 करोड़ टू 2000 करोड़। एंड इनके जो सस्टेनेबल मार्जिन है, अगेन मैनेजमेंट बिलीव के लास्ट 1-2 साल थोड़े एबनॉर्मल थे, बट अगर हम इनकी हिस्ट्री निकाल के देखेंगे सो ये लोग ने अराउंड 15% के तो एबिटा मार्जिन मेंटेन करे ही है। एंड मैनेजमेंट बिलीव्स कि इनके जो सस्टेनेबल एबिटा मार्जिन है वो 15% से 17 to 18% तक चले जाएंगे बिकॉज ये लोग फॉरवर्ड इंटीग्रेट कर रहे हैं। एंड जैसे हमने बात करा है कि ये बिजनेस जैसे फॉरवर्ड इंटीग्रेट करेगा एंड इनके ओवरऑल मार्जिन बढ़ेंगे, तो इनके अल्टीमेटली जो इनके आरओसीज है दैट विल आल्सो इंक्रीज फ्रॉम करंट लेवल्स ऑफ 6% टू 12 to 14%। एंड अगर मैं उस बेसिस में इनके नंबर्स मॉडल करूंगा एंड जिस तरह से मैनेजमेंट ने हमको नंबर्स बताया कि मैनेजमेंट डजंट बिलीव कि FY25 विल अगेन लीड टू 15% एबिटा मार्जिन, बट इट बिलीव्स कि FY25 के जो मार्जिन होगी वो FY24 से तो बेटर ही होगी एंड FY26 से दे बिलीव कि थोड़ा नॉर्मलाइजेशन आने लग जाएगा। सो अगर मैं उस बेसिस में इनके नंबर्स मॉडल करूं सो द कंपनी इज ट्रेडिंग एट वेरी लुक्रेटिव वैल्यूएशंस। अगर इनके हम FY24 का ईवी एबिटा मल्टीपल देखेंगे तो ऑल्दो हमें 11.3 टाइम्स दिखेगा विच इज डिसेंट फॉर अ टेक्सटाइल बिजनेस। बट अगर मैं इनके मार्जिन स्टेबलाइज करूंगा सो आई कैन सी कि इनके जो ईवी एबिटा जो है वो FY26 फॉरवर्ड का अराउंड 4.5 टाइम्स ही है, विच लुक्स वेरी चीप, स्पेशली बिकॉज इनका जो डेट है वो इतना ज्यादा नहीं है। सो वन थिंग इज फॉर श्योर कि आगे अगर बिजनेस या इंडस्ट्री सफर भी करेगी तो ये बिजनेस सस्टेन कर पाएगा बिकॉज इनकी इंटरेस्ट कमिटमेंट इतनी ज्यादा हाई नहीं है। एंड अगर हम इनको प्राइस टू बुक बेसिस में भी जज करेंगे तो इट इज ट्रेडिंग एट अराउंड 0.6 टाइम्स प्राइस टू बुक, विच लुक्स वेरी रीजनेबल फॉर अ कंपनी लाइक जीएचएल टेक्सटाइल्स। अब हमें मैनेजमेंट नीड से क्या इंटरेस्टिंग इंसाइट्स मिले। सो फर्स्ट थिंग जो मेरे को इंटरेस्टिंग लगी इनके बारे में वो ये थी कि ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग कैपिटल एलोकेटर्स है। ये लोग ने पास्ट पे 2-3 बार अपने ग्रुप एंटिटीज में डीमर्जर करा है टू क्रिएट वैल्यू फॉर द शेयर होल्डर्स। तो एक तो मेरे को वो चीज काफी इंटरेस्टिंग लगी, बट एक और चीज मेरे को इंटरेस्टिंग ये लगी वो ये थी कि ऑल्दो ये लोग के पास होम टेक्सटाइल का बिजनेस जो था वो ये लोग जीएचएल टेक्सटाइल में डीमर्ज करने वाले थे, बट देन दे रियलाइज कि जो होम टेक्सटाइल का जो बिजनेस है वो एक तो बहुत ज्यादा हेडविंड्स के थ्रू जा रहा है एंड उसमें जीएचएल टेक्सटाइल का खुद का कोई कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है।
एंड मैनेजमेंट बिलीव्स कि सिंस हमारा उधर कोई कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है, तो हम लोग नेचुरली उतने अच्छे मार्जिन एंड उतने अच्छे आरओसीज नहीं कमा पाएंगे वर्सेस आवर पीयर्स। एंड अगर हम इतना अच्छे से बिजनेस ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, देन वी हैव नो बिजनेस बीइंग इन दैट पर्टिकुलर बिजनेस। सो ये लोग ने वो बिजनेस इंडोकाउंट को सेल कर दिया। एंड आई पर्सनली फील कि वो एक बहुत इंटरेस्टिंग मूव था बाय द मैनेजमेंट। एंड आगे मेरे को जिस हिसाब से इनके प्लानिंग दिख रही है, सो वन थिंग इज फॉर श्योर, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग कैपिटल एलोकेटर्स। एंड ये लोग ने इनफैक्ट अभी रिसेंटली डिविडेंड भी दिया है अपने शेयर होल्डर्स को, डिस्पाइट द इंडस्ट्री गोइंग थ्रू ह्यूज हेडविंड्स। बिकॉज अगेन इनका जो कैश फ्लो जनरेशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड इन लोगों की कोई बहुत मेजर डेट कमिटमेंट्स नहीं है। सो इन दैट सेंस दे आर वेरी प्रूडेंट कैपिटल एलोकेटर्स। एंड अगेन आगे जाके दे हैव मेंशन कि जो इनका 25% ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यूज जो आएंगे, दैट विल कम फ्रॉम फैब्रिक्स। एंड फैब्रिक्स में सिंस मार्जिन ज्यादा होते हैं, तो अल्टीमेटली की जो ओवरऑल मार्जिन होगी, दैट विल ऑल्सो बी हायर। और another interesting part was कि 75% of their employees are women. So एक तो ये ESG के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड ओवरऑल इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा इनिशिएटिव है, बिकॉज जैसे वुमेन इन द वर्कफोर्स बढ़ेगी तो हमारी ओवरऑल कंट्री में काफी अच्छा डेवलपमेंट आएगा। बट अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंटर हियर टू नोटिस कि सिंस वुमेन ज्यादा जल्दी जॉब्स छोड़ती नहीं है, तो नेचुरली इनके जो आर्टिशन रेट होंगे वो काफी ज्यादा कम होगा। सो इन लोग का एम्प्लॉय बेस काफी ज्यादा मेंटेन करेगा, तो इनके जो आर्टिशन में जो कॉस्ट होते हैं, दैट इज एम्प्लॉय का जो टर्नओवर होता है, वो काफी ज्यादा कम रहेगा। सो इन दैट सेंस इज वेल काफी अच्छे से बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं। एंड जो मेरे को एक मैनेजमेंट के बारे में जो कैंडर होता है, जो ऑनेस्टी होती है, वो मेरे को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी। जैसे मैनेजमेंट ने हमसे शेयर करा था कि अभी ऑल द मैनेजमेंट काफी अच्छे से ऑपरेट कर रही है बिजनेस, एंड इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज एन इंडिकेटर कि ये कैसे अपने बिजनेस को अच्छे से ऑपरेट कर रहे हैं। बट दे स्टिल बिलीव कि अभी इनके बीच में एंड अंबिका कॉटन विच इज अनदर पीयर ऑफ देयर, उसमें काफी मेजर डिफरेंस है। एंड दे बिलीव कि अभी इन लोगों को स्टिल और अच्छा काम करना पड़ेगा टू मैच द वैल्यू दैट अंबिका कॉटन इज क्रिएटिंग। So in that sense, I feel कि अंबिका कॉटन is again another interesting company to look, because अगर कोई आपका कंपनी कोई कंपटीटर के बारे में तारीफ करता है, तो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मेंटल मॉडल, जिसकी वजह से हमने पास्ट में फिल्म इंडस्ट्रीज या फिर लूमस ऑटोटेक करके कंपनी डिस्कवर करी थी। सो अगेन अंबिका कॉटन इज अ इंटरेस्टिंग कंपनी टू लुक एट, जो हमको मैनेजमेंट की मीट से आइडिया लगा। एंड अभी गवर्नमेंट काफी पीएलआई स्कीम के बेनिफिट देने लग गई है। एंड इनफैक्ट कंपनी ने अराउंड 500 करोड़ का केपेक्स का अनाउंस करा है इन तमिलनाडु, जिसमें तमिलनाडु गवर्नमेंट इनको कैपिटल सब्सिडी देने वाली है। सो दैट वाज आवर इनसाइट्स फ्रॉम द मैनेजमेंट मीट। एंड अगेन द आइडिया हियर इज नॉट टू से कि कंपनीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है आप जाके इन्वेस्ट कर लो, बट द आइडिया हियर वाज टू मीट द कंपनीज एंड मीट द मैनेजमेंट एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम देम कि क्या बिजनेस में की चेंजेस आ रहे हैं। एंड बिकॉज हमको ये चीजें इंटरेस्टिंग लगी थी, इसलिए भी शेयर दैट फ्रॉम आवर इन्वेस्टिंग कम्युनिटी। अब एक क्वेश्चन मेरे को काफी आने वाला है आफ्टर दिस वीडियो इज कि हम एज ए रिटेल इन्वेस्टर ऐसे इवेंट्स में कैसे जाए। आफ्टर ऑल ये सब जो इवेंट्स होते हैं वो तो जनरली कोई भी कंपनी अपने ये एनालिस्ट कम्युनिटी के लिए करती है, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए तो करते ही नहीं है। सो मेरा आंसर बेसिकली ये होगा कि अगर आपको ऐसे इवेंट्स में जाना पार्टिसिपेट करना है, सो आप जितना लाइव कॉन कॉल से पार्टिसिपेट करोगे, सो जो आईआर रिलेशंस होते हैं, जैसे इन्वेस्टर रिलेशंस की जो कंपनीज होती है या फिर जो खुद की मैनेजमेंट की जो कंपनीज होती है, वो आपको नोटिस में लेगी। एंड अगर आप वो लोग आपको नोटिस में लेंगे, सो वो लोग आपको सामने से अप्रोच करेंगे कि सिंस यू आर ट्रैकिंग दिस कंपनी एंड यू अटेंडेड दिस पर्टिकुलर कॉन कॉल, सो हम लोग ये पर्टिकुलर इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एंड वी वुड लाइक कि आप वो इवेंट अटेंड करो। सो वन की हैक हियर इज कि अगर आपको ऐसे इवेंट्स अटेंड करने हैं, सो आप बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट कर सकते हो, चाहे एजीएम्स हो जाए, कॉन कॉल्स हो जाए, या फिर कोई भी ट्रेड शो हो जाए। एंड अगर अगेन आपको ये वीडियो अच्छा लगा, देन यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आपकी अगर कोई भी सजेशन या फीडबैक हो, देन यू कैन पुट दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, दैट इज द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। गुड बाय।